अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वेलकम बैक टू परचम। मैं हूँ ऋचा शर्मा और रोज की तरह आज हम फिर मिल रहे हैं फॉर द डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, वनडे हो चाहे स्टेट हो चाहे सिविल्स हो, ये सेशंस आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे एज यूजुअल हम पंचांग की तिथि समझने से। आषाढ़ महीना चल रहा है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी चांद बढ़ते हुए फेज में है और आज है षष्ठी। कुछ इस तरह की मून साइटिंग हो सकती है। ये तिथि रोज बताने के पीछे दो प्रयोजन हैं, यानी दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो रीजंस हैं। सबसे पहला कि आप अपने थोड़े कल्चर के नज़दीक बने रहें, और दूसरा ये है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से कई क्वेश्चंस रिसेंटली देखे गए हैं, तीज त्योहार, मेले, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा में आपको तिथि पूछ ली जाती है। सो यू शुड हैव अ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग टू योर हिंदू कैलेंडर, और इसलिए हम ये डिस्कस करते हैं। चलिए जी, कल जो सेशन लिया गया था 11 जुलाई का, उसमें जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आंसर डिस्कस करें। चलिए, आई हैड आस्क्ड यू कि बीसीसीआई ने न्यू हेड कोच अपॉइंट किए हैं सीनियर मेंस टीम के, ओके, जिन्होंने राहुल द्रविड़ जी को रिप्लेस किया है। तो वो नए हेड कोच कौन बने हमारी सीनियर मेंस क्रिकेट टीम के? आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर, बिल्कुल सही। सेशन के दौरान ज़्यादा तो नहीं, एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे किए थे, वो भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कस्टमाइज प्रोग्राम्स आपके लिए लाए जाएंगे। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? द आंसर इज एलिवेट प्रोग्राम। तो एलिवेट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। देन आई हैड आस्क्ड यू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय किन के हाथ में है? तो आंसर क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब ना एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रिसेंटली वाइंड अप हुआ है और बच्चों ने बहुत सारे रिव्यूज़ भेजे थे और मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर भी कर रही थी। सो वेरी हैप्पी टू सी, करंट अफेयर और जीए के लिए आपने प्लेटफॉर्म पे रिलाई किया, परचम पे, एंड यू डिड वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बिकॉज देखो, एक तरफा मेहनत से काम नहीं होता, हम तो बेस्ट ऑफ कंटेंट और बेस्ट ऑफ डिलीवरी देने की कोशिश करते हैं। आप अगर बराबर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट ईल्ड होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आज मैंने एक ही रिव्यू लिया है। इन्होंने सीएचएसएल एग्ज़ाम दिया है अभी रिसेंटली, आई थिंक ये कल का ही है या एक दो दिन पहले का होगा। 7 सीए क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए। अभी कल भी एक बच्चे ने लिखा था कि मैम स्टैटिक जीके और जीए के अंदर बहुत अच्छा मैं स्कोर करके आया हूँ। उसके अलावा ना सिर्फ एसएससी नहीं, रेस्ट अदर एग्जामिनेशंस आल्सो आर स्टूडेंट्स गिविंग एंड दे आर आल्सो सेंडिंग अस गुड रिव्यू। जैसे TGPSC ग्रुप 1 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, करंट अफेयर में बहुत अच्छा किया है। NICL AO के मेंस एग्जाम के अंदर GA सेक्शन में बहुत अच्छा किया है। सो हैप्पी टू सी दैट यू पीपल आर डूइंग वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन इन दीज टू फील्ड्स। जिन बच्चों ने अभी तक रेफरेंस नहीं लिया हो और एसएससी की या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की, अब तो देखो CGL ही बचा है मेन एग्जाम एसएससी के अंदर, तो अगर आप उसके अंदर अपनी जनरल अवेयरनेस तैयार करना चाहते हो तो ये आप कोर्स चेकआउट कर सकते हो। परचम ऐप से टेस्ट सीरीज भी है। बाकी भी जो वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे, बिंदास होकर के इस कोर्स को आप रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए कहीं और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से पढ़ो। सब्सक्रिप्शन PDF वगैरह के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इंपॉर्टेंट डे पे चलेंगे। देखो, आज दो इंपॉर्टेंट डे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट मैं इनको नहीं बोलूंगी, एक बार देखने जैसे हैं, बैठ करके बहुत रटना इनको नहीं है हमें। तो आज यानी 12 जुलाई को आता है पेपर बैग डे। ये भी हमारी, क्योंकि जो गवर्नमेंट साइट्स हैं ना, उनके ऊपर इसको थोड़ा पब्लिसाइज किया गया है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेपर बैग डे 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़े दिन पहले हमने नो प्लास्टिक डे पढ़ा था ना, है ना? चलो डेट लिख दो उसकी जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कौन सा एक सिटी है जिसने सबसे पहले पेपर बैग की तरफ कदम उठाया था, यानी से नो टू प्लास्टिक बैग? तो सैन फ्रांसिस्को बन गया था और 1852 में सबसे पहले कमर्शियल मास प्रोडक्शन ऑफ पेपर बैग शुरू किया गया था। तो डिटेल्स पे इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 जुलाई को पेपर बैग डे आता है। एक ही मलाला डे थोड़ा देख लीजिएगा। 12 जुलाई को मलाला डे आता है। मलाला यूसुफजई एवरीबडी नोज, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था 2014 में, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। हमारे देश से कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई थे, इन दोनों को। और क्योंकि विमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और इनको जब गोली लगी थी उसके बाद भी, तो 12 जुलाई को हम मलाला डे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट डुरंड कप या ड्यूरैंड कप, हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट। सो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने कमेंसमेंट यानी शुरुआत करवा दी है डुरंड कप की। और क्या होता है ड्यूरैंड कप, कहाँ खेला जाता है, या फिर कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, किस किस तरह की ट्रॉफीज़ होती हैं, तो स्टैटिक के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू अनवील्स ड्यूरैंड कप ट्रॉफी 2024
3 ट्रॉफी दी जाती है विजेता को, थोड़ा स्पेशल है ड्यूरेंट कप। सो 3 ट्रॉफीज क्यों? एक तो आपकी आएगी प्रेसिडेंट्स कप, एक होगा ड्यूरेंट कप जो कि मेन होता है और ये रोलिंग ट्रॉफी होती है, हर साल विजेता टीम को मिल जाती है। शिमला ट्रॉफी, ये भी रोलिंग ट्रॉफी होती है, और ये जो प्रेसिडेंट कप है ये परमानेंट विजेता को उस साल के लिए दे दिया जाता है, अब ये उन्हीं के पास रहेगा हमेशा। तो अभी इनकी डिटेल भी हम देखेंगे। सो 3 ट्रॉफीज अनवील की गई, ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप एंड शिमला ट्रॉफी। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ड्यूरेंट कप के बारे में। ड्यूरेंट कप एशिया का ओल्डेस्ट, कहाँ का? एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो भारत का ओल्डेस्ट, एशिया का ओल्डेस्ट और दुनिया का 3rd ओल्डेस्ट हो जाता है। टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स जो हैं वो इसमें कम्पीट करते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब सिर्फ और सिर्फ ये किन के बीच में खेले जाने के लिए शुरू हुआ था? जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स थे भारत में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो आपस में कम्पीट करते थे, उन्हीं के लिए था। और इसकी शुरुआत शिमला में 1888 में की गई थी, 1888 के अंदर, और इसको उस समय आर्मी कप के नाम से शुरू किया गया था। तो शिमला में 1888 में आर्मी कप की शुरुआत होती है, जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसको पूरे बड़े लेवल पे कर दिया जाता है और अब इसमें इंडिया के जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका नाम ड्यूरेंट कप क्यों पड़ा? बिकॉज इसके जो फाउंडर थे सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट, उनके ऊपर ये नाम रखा गया है। अब आई वाज टेलिंग यू अबाउट द 3 ट्रॉफीज। तो देखिए, सबसे पहला ड्यूरेंट कप जो कि मेन ट्रॉफी होती है, रोलिंग ट्रॉफी होती है। फिर एक शिमला ट्रॉफी है जो 1904 में इंट्रोड्यूस की गई, जो शिमला के रेजिडेंट्स थे वो इसको देते हैं। और फिर एक प्रेसिडेंट कप आता है जो कि परमानेंट कीप है, यानी जिसको मिल गई उसी की हो गई, और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई है। अब जैसे जैसे इस ड्यूरेंट कप के विनर्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में और थोड़े पॉइंटर्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और न्यूज़ है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल का 2nd फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनने जा रहा है। 1st फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, 2nd फेज स्टार्ट हो चुका है। कहाँ बन रहा है? बिहार में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, नाम क्या है? विराट रामायण मंदिर। विराट रामायण मंदिर, अब ये ईस्ट चंपारण बिहार के अंदर 2nd फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत जून 2023 में हुई थी, और इसका एक्सपेक्टेशन कब है कंप्लीट होने का? 2025 में। रामलला मंदिर जो है अयोध्या का, उससे 3 गुना बड़ा ये मंदिर होने वाला है। ठीक है, 1080 फीट इसकी लेंथ रहेगी, हाइट इसकी 270 फीट की रहने वाली है, और इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, यानी वहाँ पे जो मेन सैंक्टम सेंक्टोरियम होता है, गर्भगृह होता है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा 33 फीट टॉल शिवलिंग, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट होने वाला है। 500 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। 22 सैंक्टम सेंक्टोरियम यानी 22 मुख्य मंदिर रहेंगे। छोटे छोटे जो गर्भगृह हम बोलते हैं जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको सैंक्टम सेंक्टोरियम कहते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए 22 सैंक्टम सेंक्टोरियम होंगे, और मेन 33 फीट का शिवलिंग भी होगा। 12 शिखर रहेंगे टेम्पल में, जिनमें सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो 270 फीट टॉल है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दीज आर कॉल्ड शिखर्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, शिखर जो एक फीचर है वो कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो आर्किटेक्चर, नॉर्दर्न इंडिया का अलग स्टाइल होता है, सदर्न का अलग होता है, कुछ मिक्स स्टाइल्स होते हैं। शिखर मुख्य रूप से आपको कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है? राइट डाउन। ओके, आगे बढ़े उससे पहले जो भी बच्चे इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आपकी 6 मंथली मैगजीन आ चुकी है जी। ओके, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? parchamclasses.in से जाकर के आप इस मंथली मैगजीन को, जो कि A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर है, करंट प्लस स्टैटिक दोनों इसमें आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। जो भी न्यूज़ होती है आपको मंथ वाइज और कैटेगरी वाइज इसमें सॉर्टेड मिलेगी, वो आप एक्सेस कर सकते हो। जनवरी टू जून का पूरा करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का कंपाइलेशन। ठीक है, चलिए। और जिनको अभी तक भी नहीं पता और पूछ रहे हैं कि मैम कुछ बता दीजिए, इतनी सारी करंट अफेयर कैसे रिवाइज करें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ बता दीजिए, तो सीए रफ्तार आप चेकआउट कर लीजिए। ये क्वार्टरली ई बुक आती है, अभी 2nd क्वार्टर की आ चुकी है, अप्रैल टू जून की। 1st क्वार्टर की ऑलरेडी रिलीज कर रखी है। तो ये भी आप parchamclasses.in से ले सकते हैं, और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें 4 ई बुक्स मिलेंगी, वो परचम ऐप से आप ले सकते हो। ठीक है, सारी न्यूज़ होंगी हेडलाइन फॉर्मेट में, कैटेगरी वाइज सॉर्टेड है, तो रिविजन बहुत ईजी हो जाएगा।
जाएगा। देखिए मुख्य बात जिस पे हम ध्यान देते हैं ना वो यही है कि आपको जो भी कुछ मिले बहुत सॉर्टेड वेल ऑर्गेनाइज मैनर में मिले, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत सिंपल हो सके। जितना कैटेगोरिकली पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। और इसी तरह से आपकी सवाल आ चुकी है इस बार की, MCQ विथ एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट है करंट अफेयर का, और मंथली मैगजीन भी आ चुकी है जून महीने की। तो करंट अफेयर में कुछ भी नहीं बचा, आपको MCQ से पढ़ना है, आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, आपको 6 महीने का कंपाइलेशन चाहिए, आपको 1 लाइनर हेडलाइन का कंपाइलेशन चाहिए, सब मिल जाएगा, पढ़ लो बस। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानकारी चाहिए और किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो ये हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी परचेज कर रहे हो, 10 रुपये का भी क्यों ना हो, अगर परचेज करने के बाद ट्रबल आ रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी दिक्कत आ रही है, सो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिखेंगे अलॉन्ग विद पेमेंट रिसीट। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम अगली खबर की तरफ। कौन है ये? ओम बिरला जी। कौन है ओम बिरला? लोकसभा के स्पीकर हैं हमारे। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और वो डेलीगेशन कहाँ गया है? 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर। सो 10th ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनका 10th एडिशन पार्लियामेंट्री फोरम का हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर, जुलाई 11 और 12 को। और उसमें हमारा जो पूरा डेलीगेशन है उसको ओम बिरला जी ने लीड किया है। देखो, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके जो पार्लियामेंट्स हैं अपने अपने, उनके स्पीकर्स या फिर जो भी उनको लीड करते हैं पार्लियामेंट को, हेड्स जो हैं, हेड्स तो हम नहीं कहेंगे, स्पीकर हो गए या जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट को, उनकी मीटिंग ये होती है। तो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 11-12 जुलाई को होना है। थीम क्या है जी इसकी? सो समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, फोरम्स जो होते हैं ना, उस कैटेगरी में आप ये न्यूज़ को देखोगे। द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सो पार्लियामेंट का क्या रोल होता है ग्लोबल सिक्योरिटी और इक्विटी वगैरह को मेंटेन कर, इक्विटेबल स्ट्रेंथ वगैरह को मेंटेन करने में पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके ऊपर ये डिस्कशन चल रहे हैं। अब ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स क्या है? इनिशियली जब ये शुरू हुआ था, ब्रिक्स एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देश साथ में आते हैं, और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना, ट्रेड्स हो, इकोनॉमिक फोरम हो, पॉलिटिकल फोरम हो, इन सब एरियाज में ये काम करते हैं। तो ब्रिक्स एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इनिशियली तो 4 देश साथ में आए थे 2006 में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया था और ब्रिक्स बन गया था, पहले ब्रिक ग्रुप की तरह शुरू हुआ था। देन अभी की अगर हम बात करें तो इसमें आप 9 या 10 मेंबर्स देखेंगे। अब आप बोलोगे मैम 9 या 10 क्या होता है? या तो 9 होंगे या 10 होंगे। देखिए ये जो पोजीशन है ना सऊदी अरेबिया की, ये थोड़ी सी डाइसी बनी हुई है। जो 5 ब्रिक्स नेशन थे उसके बाद आई रैन टू सी यू, दैट इज ईरान, ईरान। सी के लिए मैंने आपको याद करवाया था, और यू के लिए ये था। सो आई रैन टू सी, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई, ये नए देश ब्रिक्स में ऐड होने थे। ठीक है, तो इसमें से बाकी सारे देश का कंफर्मेशन तो है। सऊदी अरेबिया का अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखोगे, कई जगह तो ये मेंबर दिखाया जाता है ब्रिक्स का, और कई जगह पे ये लिखा हुआ आता है कि सऊदी अरेबिया अभी भी कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है कि मेंबर बने या नहीं बने। तो सऊदी अरेबिया की पोजीशन थोड़ी सी डाइसी है, मीटिंग्स में आता भी है, कई में नहीं भी आता है। सो इसलिए मैंने आपको बोला 9 to 10 मेंबर्स हैं। सो इसको थोड़ा सा बस आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया को इनविटेशन भी गया था जब नए मेंबर्स, रशिया ने मॉस्को के अंदर जब मीटिंग ली थी पूरी ब्रिक्स मेंबर्स की, तब इसने बोला भी था सऊदी अरेबिया भी मेंबर बना है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया का नाम कई जगह पे नहीं भी आता। दैट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू द पोजीशन। अच्छा, अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? कौन लीड करता है सारे मीटिंग्स और फोरम्स को? सो रशिया लीड करता है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हाथ में प्रेसिडेंसी है। अब अगर हम ब्रिक्स को एज इन अ जनरल समझें कि जो ब्रिक्स ग्रुप है कितना सिग्निफिकेंस रखता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, यानी ग्लोबली आप देखोगे तो कितना पावर बोल दीजिए या कितनी चीज़ें इसके पास कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो सबसे पहले 46% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर ही आ रही है, यानी इसमें जो देश शामिल हैं, 9-10 देश जो भी शामिल हैं, 46% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों मोस्ट पॉपुलस यहीं पे आ गए हैं। 36% ग्लोबल जीडीपी का ब्रिक्स कंट्रीज के हाथ में है। 25% वर्ल्ड ट्रेड अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स के टर्म में तो ब्रिक्स नेशंस ही कर रहे होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। चलिए देन हम आते हैं बाकी सेक्शन ऑफ न्यूज़ पे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो है उसने ऑर्गेनाइज किया है ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव श्रीनगर के अंदर। सो श्रीनगर में जो BSF हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एक ड्राइव चालू किया गया
ग्रो विथ ट्रीज, ग्रो विथ ट्रीज यानी पेड़ लगाइए, जैसे जैसे पेड़ ग्रो करें आप भी समाज एकजुट रहेगा, और जो हमारा टीम वर्क है कम्युनिटी का, यानी द कम्युनिटी एंड द आर्म्ड फोर्सेस दे विल ऑल्सो बी ग्रोइंग टुगेदर। तो इस भावना के साथ में इस ड्राइव को शुरू किया गया है। ड्राइव का क्या नाम है? ग्रो विद द ट्रीज। किसने शुरू किया है? बीएसएफ ने एक बैंक के साथ मिलकर, एसबीआई। बीएसएफ और एसबीआई की मिली जुली पहल है ये, और कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत? ये देखते हैं, टूरिज्म और कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनॉग्रेट की है एक फोटो एग्जीबिशन। अब ऐसे ही नेशनल लेवल की फोटो एग्जीबिशन नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेशनल लेवल की है इसलिए पढ़ रहे हैं। थाईलैंड इंडिया इंटरवोवन लेगेसीज, स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म। सो इंडिया और थाईलैंड कैसे बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, दोनों के कैसे रूट्स इससे एसोसिएटेड थे, और कैसे इन दोनों की लेगेसीज आपस में गुत्थम गुत्था हो रखी है, इंटरवोवन है, इससे रिलेटेड फोटो एग्जीबिशन को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। कहा? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। सो इंडिया थाईलैंड से एसोसिएटेड है ये। नेक्स्ट हम आते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी कहाँ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? देखो, कल्चर से रिलेटेड ना वैसे भी बहुत लिमिटेड न्यूज़ आती हैं, और अगर आ जाती हैं तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो पकड़ लिया कीजिए, छोड़ा मत कीजिए, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। सो हेरा पंचमी, हेरा पंचमी लक्ष्मी जी जो हैं, अभी जो पूरी जगन्नाथ यात्रा चल रही है ना, तो उसी से रिलेटेड उसका जब 5वां दिन होता है, पंचमी होती है। हेरा का मतलब आप ढूंढ रहे हो किसी को, है ना, आपको यू आर लुकिंग फॉर समबडी, हेरा का मतलब ये होता है। और पंचमी यानी 5th डे। तो हेरा पंचमी पूरी रथ यात्रा के दौरान एक इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? इस फेस्टिवल के 5th डे पे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कौन से तिथि को शुरू होती है? जल्दी से मुझे बताइएगा, कौन से महीने के कौन सी तिथि को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शुरुआत होती है? ये 9 दिन की यात्रा होती है, 9वें दिन वापस जो श्री मंदिर है, पुरी मंदिर जो है वहाँ पे लौट आती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब होती है? अब इसी यात्रा के 5th डे पे जो नंदी घोष रथ है जगन्नाथ जी का, उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब कर दी जाती है लक्ष्मी जी द्वारा, ऐसी मान्यता है। कहानी क्या है वो थोड़ा समझिएगा कि जगन्नाथपुरी से यात्रा निकल के गुंडीचा माता मंदिर के लिए जाती है, और ऐसा कह के विष्णु जी या जगन्नाथ जी गए थे लक्ष्मी जी को कि मैं बस लौट रहा हूँ, कल ही आ जाऊँगा। लेकिन 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं, तो लक्ष्मी जी को बड़ी याद आ रही है, अरे मेरे प्राणनाथ कहाँ गए, मुझे तो याद आ रही है, मैं जाऊँगी उनसे मिलने के लिए। अब वो जाती हैं गुंडीचा मंदिर, किसी कारणवश उनसे भेंट नहीं हो पाती। ठीक है, इस बारे में वो गुस्सा हो जाती हैं, और वो जो रथ होता है नंदी घोष, जो जगन्नाथ जी का रथ है ना, 3 रथ होते हैं ना इस यात्रा में, तो जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। तो इसको थोड़ा सा तोड़वा देती हैं कि इसको थोड़ा तोड़ दो। पालकी में बैठ के गई थी तो अपने लोगों को बोलती हैं थोड़ा तोड़ दीजिए, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर वो चुपचाप वापस श्री मंदिर लौट आती हैं। तो ये कुछ कथा है कि कैसे एक लक्ष्मी जी को भी लॉन्गिंग होती है जगन्नाथ जी के लिए, और गुस्से में आके वो भी किस तरह से अपने प्रेम और गुस्से को प्रकट कर रही हैं। सो ये 5th डे ऑफ फेस्टिवल जो होता है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का, उस दिन किया जाता है। और यहीं से जो प्रोसेस है, जो वापस यात्रा की जो वापसी होती है गुंडीचा माता मंदिर से वापस जब आने की, जिसको हम कहते हैं बहुधा यात्रा, तो बहुधा यात्रा का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसकी भी बिगिनिंग यहीं से मानी जाती है, और इसको दक्षिणा मोड़ा कहते हैं। दक्षिण की तरफ वापस मुड़ लीजिए, मतलब आपकी यात्रा हो गई ना टर्न, और फिर वो 1 हफ्ता पूरा करने के बाद में और फिर लौटना चालू कर देंगे। ठीक है जी, तो ये है हेरा। व्हाट इज दिस अबाउट? हेरा पंचमी। हेरा पंचमी किससे रिलेटेड है? पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा से रिलेटेड है। 5वें दिन इस यात्रा के हेरा पंचमी मनाई जाती है, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी को डेडिकेटेड ये होती है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नागालैंड। सो नागालैंड को मिला है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल क्यों लिखा है यहाँ पे? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। सो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो कि दिए गए 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान, जो नई दिल्ली में हो रहा था, और हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें 2024 वाले अवार्ड्स में नागालैंड को बेस्ट स्टेट फॉर हॉर्टिकल्चर, बागवानी के क्षेत्र के अंदर, बागवानी में सर्वश्रेष्ठ स्टेट किसको घोषित किया गया है? नागालैंड को किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम और पॉलिसी शुरू किए हैं जिससे बागवानी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंच
पहुंच रहा है। ये जो एनुअल अवार्ड्स हैं 2008 से दिए जाते हैं और इस साल का नागालैंड को दिया गया है। नागालैंड को देखो 3 GI टैग प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उसके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऐसे 3 बागवानी से जुड़ी हुई चीज़ें जिनको नागालैंड से GI टैग मिल रखा है। कौन कौन सी है? नागा मिर्चा, नागा ट्री टोमेटो, नागा स्वीट क्यूकम्बर। ये 3 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स GI टैग हैं। कहाँ से? नागालैंड से। फिर हम चलते हैं, राष्ट्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने लॉन्च किया है गेम्स 2024। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है हमारे संजय सेठ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं बोला मैंने, वो राजनाथ सिंह है। सो संजय सेठ जी ने लॉन्च किया है गेम्स 2024, एक स्कीम है, ओके। और कहाँ लॉन्च की है? कोलकाता के GRSE के अंदर लॉन्च किया। व्हाट इज GRSE? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, शिप्स बनाने के काम करते हैं ये। तो GRSE कोलकाता में गेम्स 2024, जिसका फुल फॉर्म है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, और ये किसने लॉन्च की है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने लॉन्च की है कोलकाता के अंदर। इसका मेन पर्पस क्या है? जो शिप बिल्डिंग वाली पूरी साइड है कि भाई शिप बिल्डिंग के अंदर इनोवेटिव सोल्यूशंस देना, AI का समावेश करना, न्यू टेक्नोलॉजी का समावेश करना। तो अब इसमें अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो भी इस क्षेत्र में आएँ और शिप बिल्डिंग को हम कैसे और रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं उसके लिए काम करें। इससे रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च की है GRSE कोलकाता में। मीनिंग समझ में आ गया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? सो फास्ट ट्रैक इनोवेटिव सोल्यूशंस, जिससे कि GRSE फ्यूचर रेडी शिपयार्ड बन सके। शिप्स बनाई जाती हैं, असेंबल की जाती हैं, तो फ्यूचर रेडी हो सके। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब चीज़ें बढ़ाई जाएं। इंडियन स्टार्टअप्स और MSMEs आगे आकर के और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस स्कीम से उनको बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं, एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन हुआ है 2 देशों के बीच। एक देश तो हमारा प्यारा भारत है और दूसरा कौन सा है? ताइवान है। हाँ जी, ताइवान, जिसके पीछे चाइना पड़ा हुआ है हाथ मुंह ना धो करके कि आप हमारे अंडर में आते हो। सो इंडिया और ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। बायलैटरल एग्रीमेंट है, यानी हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह के हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम ताइवान में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। और वो हम कहाँ लिखा है हमने, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के तहत वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से ताइवान के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगी वो हमारे देश में भेज करके और ताइवान ऑर्गेनिक लोगो के तहत सेल कर सकता है। लेकिन इन दोनों केसेस में ये जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है सर्टिफाइड होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने ऑर्गेनिकली ही उगाई है। ठीक है। सो 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ताइवान, ये मीटिंग 9th वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी नई दिल्ली के अंदर। यहाँ ये फैसला लिया गया, पहला बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडिया और ताइवान के बीच में। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी? इस एजेंसी कौन है? APEDA रिस्पॉन्सिबल है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है। और ये तो इंडिया की तरफ से हो गई। ताइवान की तरफ से एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान, ये दोनों बॉडीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। इंडिया को बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वो काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, नॉट हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम राइस उगाते हैं या फिर हम मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं, हमारे ग्रीन ब्लैक हर्बल टीज़ होती हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वो ताइवान में जिन जिन का मार्केट है, जैसे चावल का अच्छा मार्केट है, चाय का अच्छा मार्केट है, तो उसके एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा देखने को मिलेगा ना। ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत कॉन्फॉर्मिटी, यानी इनसे अलाइन करते हुए ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP की जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब देखिए जो NPOP है इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी कौन सी है? APEDA। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि APEDA रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी तरफ से इस पूरे बायलैटरल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है। और उसके डेटा के हिसाब से हम देखें तो इंडिया हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के पूरी दुनिया भर में। सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहीं बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इंडिया के अंदर होते हैं। और उसमें भी मध्य प्रदेश लार्जेस्ट एरिया रखता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंदर। ठीक है, कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड
चीज़ें उगाई जा रही हैं, तो उसमें लार्जेस्ट एरिया मध्य प्रदेश कवर करता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइनली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने बांग्लादेश को वेलकम किया है एज द 5th मेंबर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 5वें मेंबर के तौर पे बांग्लादेश जुड़ चुका है, और इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स और श्रीलंका पहले से इसके मेंबर थे। और अभी 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे, मॉरिशस में, और वहाँ पे फैसला लिया गया कि बांग्लादेश को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, डेप्यूटी एनएसए की मीटिंग थी ये, और अब जो प्रॉपर एनएसए की मीटिंग होगी वो इंडिया के अंदर ही होगी अगली। ठीक है जी, तो अभी तक 4 देश कौन से हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर? इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स और श्रीलंका, और अब बांग्लादेश को 5th मेंबर की तरह जोड़ा गया है। 7th एनएसए की जो मीटिंग होगी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, वो इंडिया के अंदर ही इस साल के एंड में रखी जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? सो इसको शुरुआत में ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के नाम से शुरू किया गया था। देखो, पानी वाले पड़ोसी देश हो गए हमारे, है ना, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश को जोड़ा गया है। सो इंडिया, मालदीव, श्रीलंका ने 2011 के अंदर की थी इसकी शुरुआत। फिर 2020 के अंदर मॉरिशस इसमें ऐड हुआ है। सो पहले इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका ही थे, फिर मॉरिशस ऐड हुआ, अब इसके अंदर बांग्लादेश को भी जगह दी गई है। चलिए, एंड आई थिंक यस दिस इज द फाइनल न्यूज। इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। सो न्यूज बोलती है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला ऑयल और गैस से रिलेटेड ईटीएफ। नाउ व्हाट इज दिस ईटीएफ? ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक मार्केट पे खरीदे और बेचे जाएंगे। उनके हिसाब से आप पूरे दिन में जितनी बार भी जिस तरह से आपका स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, आपके म्यूचुअल फंड की भी प्राइस ऊपर और नीचे जाएगी। जब इस तरह से ट्रेडिंग की जाए तो उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और पहली बार ऑयल और गैस में ईटीएफ लाने वाली कौन सी कंपनी बनी है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बनी है। तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फंड दैट ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस, स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, बस म्यूचुअल फंड में भी उसी तरह से आप पूरे दिन में आपके प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे म्यूचुअल फंड के, अदरवाइज दिन में एक ही बार यूजुअली ये प्राइसेस डिसाइड होते हैं। अच्छा नहीं, ये है फाइनल न्यूज। इंडिया टीवीज रजत शर्मा इलेक्टेड एनबीडीए प्रेसिडेंट। इंडिया टीवी के जो रजत शर्मा हैं, उनको एनबीडीए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। आपकी अदालत से बड़े फेमस हुए ही हैं ये। इन्होंने अविनाश पांडे को रिप्लेस किया है। सो रजत शर्मा न्यू प्रेसिडेंट फॉर एनबीडीए। अब खत्म हुई है आज की कहानी। अब हम चलते हैं जल्दी से रिविजन क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आंसर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ड्यूरेंट कप? सो ड्यूरेंट कप के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है बताना है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है क्या? नहीं है जी, एशिया का ओल्डेस्ट है। इनॉग्रल एडिशन शिमला में 1888 में हुआ था, हाँ ये सही है। और भी देख लो, कोई बात नहीं। टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर, नो मॉर्टन नहीं है, स्टैनले नहीं है, ठीक है। और सिविलियन टूर्नामेंट की तरह शुरू हुआ नहीं, सो बी विल बी द राइट आंसर। विच बैंक कोलैबोरेटेड विद BSF टू ऑर्गेनाइज ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर? श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की गई ना, और BSF के साथ कौन सा बैंक मिला इसको करने के लिए? आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गेन्स 2024 स्कीम, जो कि अभी रिसेंटली कोलकाता में लॉन्च की गई? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, उन्होंने लॉन्च की थी। तो ये गेन्स 2024 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या उद्देश्य है भाई इसका? ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग टेक्निक प्रमोट करनी है? नहीं। शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है? नहीं। नंबर ऑफ शिपयार्ड वर्कर्स को बढ़ाना है? नहीं। इनोवेटिव सोल्यूशन लाने हैं शिपयार्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, शिपयार्ड के अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, AI आए, इसके लिए लाया गया है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन? ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड क्रॉप्स उगाने के लिए सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर आता है? आंसर है मध्य प्रदेश। गुड, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री बिकेम द 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? सो ये था आज का सेशन, छोटा ही सेशन था, और जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सब हमने कवर कर ली है। अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम विद अनदर सेशन, और आज आपका एक 6 मंथली करंट अफेयर का सेशन भी मैं लेके आऊँगी, और आज आपका मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर का सेशन आएगा, कल नहीं हो पाया था, ठीक है जी। सो
टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए और मज़े करिए। बाय बाय।